देखो, लास्ट क्लास में मैं एक डेमो क्लास बस लिया था। डेमो में क्या पढ़ाऊंगा, जस्ट बेसिक का बारे में बताया था। बेसिक मतलब वो जो यूनिट वगैरह है, खाली वो गैसीय स्टेट वाला नहीं है, वो कोई भी टॉपिक में, थर्मोडायनामिक्स तुम लोग किए होंगे, बहुत सारा टॉपिक में ये सब जो हम लोग जो लास्ट क्लास डिस्कशन किए थे, उसको थोड़ा और एक बार देख लो। कुछ बच्चे शायद एब्सेंट थे, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया था, जस्ट डेमो क्लास ही था, खाली यूनिट का बारे में ही बताया था। यूनिट और गैस का प्रॉपर्टी का बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन मैंने किया था। अच्छा, यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली ये टॉपिक नहीं है, हर टॉपिक में तो यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा यूनिट जो है एक यूनिट में रहना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले इसको थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस कितना था ना, चार। एक था मोल, एक था टेम्परेचर, एक था वॉल्यूम और एक था प्रेशर। टेम्परेचर का बारे में ये बता दिया था मैंने। अगर फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर लिमिट लेंगे और बॉइलिंग पॉइंट को हायर लिमिट लेंगे, तो ये तीन स्केल का बीच में जो रिलेशनशिप जो है वो ऐसे ही हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा था ना मैं, हायर लिमिट सी, अच्छा तो इसको हम लोग कैसे डिराइव किए थे ना, सी तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग इसको लोअर लिमिट ले लिए थे, ठीक है, और इसको हम लोग अपर लिमिट ले लिए थे। तो हम लोग लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड सी माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू एफ माइनस लोअर लिमिट बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू k माइनस 273 डिवाइडेड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इससे अगर हम लोग लोअर लिमिट देख लेंगे तो c माइनस 0 इधर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अपर लिमिट इसका होगा 100 माइनस 0। बता दिया था इसको ऑलरेडी, देख लेना और एक बार। और ये हो जाएगा f माइनस 32 डिवाइडेड बाय इसका अपर लिमिट है 212 माइनस 32 इक्वल टू केल्विन। अपर लिमिट है 273, अपर लिमिट है 373 माइनस लोअर लिमिट 273। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसको बेहतर है याद रख लो, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, क्योंकि केल्विन ही यूज होगा। दिस इज द स्केल, ऐसा स्केल, यही साइंस में जो टेम्परेचर स्केल यूज होगा यही यूज होगा। तो इसको ये कन्वर्जन गारंटी याद रखना। और ये कभी कभार 9.5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 इधर चला गया है, इसको इधर प्लस 32, तो ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को अगर लिख देंगे तो ये इक्वेशन से दे सकते हैं। या तो ये है जनरल इक्वेशन, इसको अगर याद रख लोगे तो तीनों का बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर। वॉल्यूम का बता दिया था, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा, सीजीएस हो जाएगा सीएम क्यूब, और रिलेशनशिप दे दिया 1 मीटर क्यूब 10⁻6 सीसी होगा। और एक यूनिट यूज होता है, दैट इज नाइदर ऐसा यूनिट नॉर सीजीएस यूनिट, बट काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लीटर और डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब। 1 लीटर जो है वो 1000 सीसी है, मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। और 1 मीटर क्यूब याद रख लो, ये वाला रिलेशनशिप याद रख लो, बेस्ट है। 1 मीटर क्यूब ये है ऐसा यूनिट, सीजीएस में 10⁻6 सीसी हो जाएगा, और लीटर और डीएम क्यूब में 10⁻³ हो जाएगा। बस इतना ही रहेगा वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोग और किसका यूनिट डिस्कशन किए थे, वॉल्यूम हो गया। फिर प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट था प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको बोला जाता है पास्कल। और सीजीएस है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोनों का बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, ये भी डिराइव कर दिया था लास्ट क्लास में, इधर एक स्लाइड में मिस हो गया है, लेकिन ये लिख दो, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
कैसे होगा? 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, 1 मीटर स्क्वायर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पास्कल सीजीएस यूनिट में इतना होगा। पास्कल बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छा, ये सीजीएस है। इसको छोड़ के अगर हम लोग बहुत ज्यादा और एक यूनिट यूज करते हैं, वो है एटमॉस्फेयर। डेफिनेशन बोला गया था लास्ट क्लास में। अभी अगर जो लोग नए आए हो तो क्विकली इसको देख सकते हो। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एट सी लेवल, ये देखो कंडीशन, एट सी लेवल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट ए क्लियर क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर ये मेंटेन हो रहा है, देन प्रेशर exerted is called as 1 atmosphere, exerted by the atmosphere is called as 1 atmosphere। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि ये रूम में कितना प्रेशर है, हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर बोल देते हैं, दो इट इज नॉट एग्जैक्टली एट रूम सॉरी सी लेवल एंड टेम्परेचर हियर इज नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टिल वी कैन अप्रोक्सीमेट टू 180 ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अच्छा, और एक डेफिनेशन 180 का क्या हो जाएगा ना, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर। अगर एक वर्टिकल ट्यूब में क्लोज कर देना दो एंड को, इसमें मर्क्यूरी भर दो, और इसका लेंथ जो है सॉरी हाइट जो है ये 76 सेंटीमीटर। तो ये जो मर्क्यूरी है लिक्विड है, तो लिक्विड का मैं लास्ट क्लास बताया था, वो एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ये जो नीचे वाला वॉल है इसका ऊपर एग्जर्ट करेगा। ये जो प्रेशर, दिस प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड ऑन दिस वॉल विल बी इक्विवेलेंट टू 180। तो 1 atm का और एक डेफिनेशन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इन ए वर्टिकल ट्यूब। ये भी एक डेफिनेशन हो जाएगा, ये वाला, इसको भी हम लोग बहुत यूज करते हैं। और वाटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा ना, HROG फार्मूला यूज करके हम लोग इसको कन्वर्ट करा सकते हैं, लास्ट क्लास में कर दिया हूं, उसको देख लेना। तो अगर 1 atm को अगर मर्क्यूरी के हिसाब से देखेंगे तो 76 सेंटीमीटर होगा, और वाटर अगर रिप्लेस कर देंगे मर्क्यूरी का जगह में तो उसका हाइट हो जाएगा 1033.6 सेंटीमीटर। वाटर का डेंसिटी हमेशा बोला था याद रखने के लिए कितना, 1 ग्राम पर cc, और मर्क्यूरी का डेंसिटी जो है वो है 13.6 ग्राम पर cc। और इसको जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो कौन सा फॉर्मूला से ना, यही फॉर्मूला से, HROG फॉर्मूला से कैलकुलेट हुआ है, लास्ट क्लास में हुआ है, देख सकते हैं, खाली रिवाइज कर देना। तो ये 1 atm हो गया। अच्छा, 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कितना सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाएगा, ये भी बताया था। 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का जो प्रेशर है, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ऐसे 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 76 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 1033.6। तो 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, अगर उसको हम रिप्लेस कर देंगे वाटर में, तो वाटर का हाइट को हम लोगों को 13.6 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, तब वो जो प्रेशर आएगा, मतलब मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है और ये मर्क्यूरी है। ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, अगर हम लोग मर्क्यूरी की जगह में वाटर को रिप्लेस करके अगर सेम वर्टिकल ट्यूब में रखेंगे, तो ट्यूब का हाइट को हम लोगों को 13.6 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, तब जाके जो प्रेशर जो आएगा इधर, ये जो प्रेशर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस, मतलब 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्विवेलेंट टू 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये कैलकुलेट हुआ है, देख दो, HROG फॉर्मूला डाल के किया गया। फिर इसके बाद और एक यूनिट बताया था 1 बार जो है, और वो भी एक यूनिट है प्रेशर का, वहाँ 1.01325 एटमॉस्फेयर है, इसको रफली हम लोग 1 एटमॉस्फेयर ले सकते हैं। और 1 atm को भी हम लोग कन्वर्ट किए थे, वही HROG फॉर्मूला से कन्वर्ट कर दिए थे पास्कल में और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली आया था 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन एंट्रेंस के लिए हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल और इसको 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते। और एक बहुत छोटा यूनिट यूज होता है प्रेशर के लिए, वो है टॉर्क। बहुत कम प्रेशर जहां पे है, कोई ट्यूब में जैसे नियर वैक्यूम प्रेशर है, तो उसको मेजर करने के लिए एटमॉस्फेयर तो बहुत कम आएगा, तो उसके लिए कन्वीनियंटली हम लोग टर यूज कर सकते हैं। टर क्या है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। जैसे कि तुम्हें पता था 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर को हम लोग 1 atm बोलते थे। 76 सेंटीमीटर मतलब मिलीमीटर में कितना होगा, 760। तो 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी का प्रेशर 1 atm था,
तो 1 mm मर्क्यूरी का प्रेशर कितना आ जाएगा, 1/760 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, मतलब काफी छोटा यूनिट है। एक एटमॉस्फेयर का 1/760 पार्ट जो है दैट इज 1 टन। तो ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे ना, ये तो डेमो चल ही रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा हम लोग कुछ करते हैं अभी जो कि पूरा टॉपिक के लिए काम में आएगा, और एक मकसद भी पूरा हो जाएगा। अगर कोई बच्चा इसको मिस भी कर भी जाएगा तो जैसे उसको नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 2-3 डेमो क्लास चलेगा, थोड़ा तुम लोगों का इधर उधर रहोगे, कोई प्रेजेंट रहेगा, कोई एब्सेंट हो जाएगा, तो ऐसे ही मैं कराता हूँ कि सो दैट अगर एक क्लास भी मिस हो जाएगा, देखो ये यूनिट वाला अगर ये मिस हो भी गया ना, बहुत बच्चों को तो आइडिया होगा इसका ऊपर पहले से ही, अगर मिस हो भी गया तो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आधा घंटा टाइम अगर टीचर के साथ स्पेंड कर दोगे तो ये सब क्लैरिफाई हो जाए। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा गया, जस्ट इन। तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना, इसी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज और कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे ना, ग्राफ बनाना कैसे। अच्छा, ग्राफ बनाना जरूरी, बहुत जरूरी है, खाली केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में पूरा का पूरा। नीट वाले तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग वालों को तो ग्राफ जरूरी है ही है, क्योंकि उनका तो मैथ पूरा पेपर है। लेकिन तुम लोगों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारा ग्राफ है। केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर में बहुत ज्यादा ग्राफ है, थर्मोडाइनमिक्स में बहुत ज्यादा ग्राफ है, उधर से तो मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राफ रिलेटेड ही आता है। इवन गैसीय स्टेट में बॉयल्स लॉ में कितना सारा ग्राफ है, 10-15 ग्राफ पॉसिबल हो सकता है खाली बॉयल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ में ऐसे ही बहुत सारा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। तो आज हम एक काम करते हैं, आज हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं जाएंगे, आज हम ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाते हैं। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, जो हमें आगे इमेंस हेल्प करने वाला है। कहीं पे भी देखो, अभी मैं एक लॉ पढ़ाऊंगा आज, देख लीजिएगा इसमें कितना ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। और आजकल तो ग्राफ ही पूछ देता है बहुत टाइम में, बहुत क्वेश्चन देखो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो ग्राफ के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। तो खाली डायरेक्टली ग्राफ को अगर पढ़ाऊंगा तो तुम लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें मोर और लेस और मैथ टाइप का लगने लगेगा। बोलोगे कि सर अभी मैथ पढ़ाना शुरू कर दिए। नहीं नहीं, मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा जो कि हमें केमिस्ट्री में चाहिए। वो मैं जाके वो हाइपराबोला का सेंटर क्या है, उसका सिमेट्री क्या है, मैं नहीं देखने वाला हूँ। जस्ट मुझे चाहिए हाइपराबोला क्या है, बस। अगर वो इक्वेशन मुझे मिल गया, इट इज सफिशिएंट टू सॉल्व द ग्राफ। तो डायरेक्टली ग्राफ को ना जाके हम लोग एक लॉ डिस्कशन कर देते हैं। जैसे कि मैं बोला अभी बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम लॉ है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ को हम लोग पीवी आइसोथर्म बोलते हैं। और पीवी आइसोथर्म जो है केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, खाली केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में भी, क्योंकि पीवी आइसोथर्म से हम लोग वार्डन कैलकुलेट कर सकते हैं थर्मोडाइनमिक्स में, जो इंडिकेटर डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पीवी डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाली पीवी डायग्राम नहीं, वीटी डायग्राम, वी वर्सेस टी डायग्राम सब आता है, वार्डन पूछता है। या गैसीय स्टेट में भी वही ग्राफ देके बहुत वेराइटीज क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं एक लॉ आज डिस्कस करता हूं और वही लॉ में मैं ग्राफ बनाना सिखा दूंगा। तो गैस स्टेट में पहला लॉ में हम लोग जा रहे हैं। गैस लॉ में 2 पार्ट है, एक है आइडियल गैस पार्ट और एक है रियल गैस पार्ट। आइडियल गैस पार्ट में 7 लॉज है खाली, लास्ट क्लास बोला था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस और कंबाइंड गैस लॉ। ये 5 बराबर है, बिल्कुल सेम है। इसीलिए आज जो बच्चा मिस भी कर जाएगा ना, उसका कोई इतना नुकसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं पीवी टू एनआरटी नहीं पढ़ाया हूँ। क्योंकि पीवी टू एनआरटी जो पढ़ लिया ना, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, पढ़े हो तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं पढ़े हो स्टिल इट कैन बी मैनेज। पीवी टू एनआरटी अगर जान लोगे ना तो ये भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ। तो गैस लॉज में हम लोग चलते हैं। तो आइडियल गैस में 7 लॉ है टोटल। फर्स्ट लॉ जो है वो बॉयल्स लॉ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रेशर वॉल्यूम है, अभी अभी बता रहा था, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ को आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म क्या किस लिए यूज होता है ना, वार्डन कैलकुलेट करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। तो इसलिए चार्ल्स लॉ को छोड़ देंगे नहीं तो, लेकिन बॉयल्स लॉ को जरूर पढ़ेंगे, और इससे हम लोग ग्राफ भी सीख जाएंगे। अच्छा, बॉयल्स लॉ क्या बोल रहे हैं ना, at constant temperature the volume of a given amount of a gas is inversely proportional to the pressure। जैसे कि का एक्सपेरिमेंट तुम लोग कर रहे हो, एक सेमी ट्यूब ले लिया, इसमें एक लिक्विड रख दो। वो लिक्विड नॉन स्टिकी होना चाहिए और डेंस होना चाहिए और वेपराइज नहीं करना चाहिए, मतलब वेरी वेरी लेस वोलाटिलिटी होना चाहिए। ये लिक्विड वाटर जैसा नहीं,
वाटर तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, उड़ जाएगा तुरंत, हाँ, तो हमारा रीडिंग सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इधर ऐसा लिक्विड लो जिसका वोलेटिलिटी बहुत कम हो। मर्क्यूरी ले लेते हैं, बेस्ट है, इसका बारे में लास्ट क्लास में बोला था, इसलिए इस लिक्विड को लिया जाता है। तो मैंने इधर मर्क्यूरी ले लिया। अच्छा, जब शुरुआत में हम मर्क्यूरी अंदर डालेंगे ना, तो इसका इधर वाला लेवल और इधर वाला लेवल बराबर रहेगा, सेम लेवल में रहेगा, क्योंकि ये खुला है। अच्छा, इधर अभी एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर क्या है, एयर होगा, एयर एक गैस है, मिक्सचर ऑफ गैस एक्चुअली। इधर भी एक एयर होगा, मतलब ये भी मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है। अच्छा, इधर एक मानोमीटर लगा के प्रेशर मेजर करा दो, कितना प्रेशर है अभी, एक गैस जो है, मतलब जो एयर है, इसका प्रेशर मेजर करा दो। अच्छा, मान लेते हैं 180। अच्छा, इधर इस साइड जो वॉल्यूम ऑफ एयर है और वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है, इसको भी मेजर करो। वॉल्यूम V1, इसको P1 देता हूं। इनिशियली स्टार्टिंग में हम प्रेशर मेजर किए, वो P1 था, 180 m आया। अच्छा, इधर जो एयर है, गैस जो है, इसका वॉल्यूम मेजर करो। अच्छा, एयर का वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे, गैस का तो कोई डेफिनाइट वॉल्यूम है ही नहीं, लेकिन मैं लास्ट क्लास बोला था, वॉल्यूम ऑफ द गैस मींस व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट इज केप्ट। तो जो ट्यूब में गैस रखे हो, जो ट्यूब में रखे हो, उस ट्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। तो लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब, वो तुम्हें दिया रहेगा, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब। अच्छा, ये डिमार्केटेड ट्यूब है, डिमार्केटेड ट्यूब मतलब ये हाइट तुम लोग देख सकते हो, पूरा मर्क्यूरी है ना, क्लियर मिनिस्कस दिखेगा एकदम क्लियरली, हाइट तुम लोग मेजर कर सकते हो। तो ये एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और क्या, समझे। डिस्टेंस में एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम मेजर कर दो, ये ट्यूब का वॉल्यूम कितना है। अच्छा, मान लेते हैं 10 लीटर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना, टेम्परेचर वगैरह कुछ चेंज मत करना, आज ये चीज ऐसे ही रखना, कुछ चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम होगा। अभी पिस्टन को नीचे दबाओ। अच्छा, नीचे दबाने से क्या होगा, प्रेशर, पिस्टन को नीचे दबाने से ना प्रेशर बढ़ जाएगा, और क्या, प्रेशर, पिस्टन को नीचे दबाया मैंने तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो बढ़ने लगेगा प्रेशर। अच्छा, जब प्रेशर 280 m आ जाएगा, तब वहीं पे पिस्टन को छोड़ दो। अच्छा, P2 280 m के। अच्छा, इधर क्या होगा ना, जैसे तुम इसको नीचे दबाया, ये मर्क्यूरी क्या होगा, ये जो लिक्विड जो है, ये ऊपर उठने लगेगा, और ये जो है, ये नीचे आने लगेगा। मतलब ए वाला साइड जो है, ये उठ जाएगा ऊपर थोड़ा सा, मतलब ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब स्टार्टिंग पोजीशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, जब 180 m प्रेशर था, नॉर्मल प्रेशर था, तो दोनों का लेवल बराबर था, तो उस टाइम में हम लोग प्रेशर मेजर कर दिए, और इधर जो गैस था उसका वॉल्यूम मेजर कर दिए। कैसे मेजर करोगे, गैस का तो कोई वॉल्यूम है ही नहीं, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब वो तुम्हें मिल जाएगा, डिमार्केटेड ट्यूब है, इंजेक्शन सिरिंज जैसा, तो हाइट मिल जाएगा, और इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो जब प्रेशर 180 m था, तो हम लोग वॉल्यूम मेजर कर दिए थे, नोट कर दो। अच्छा, अब पिस्टन को दबाए नीचे, तो डबल कर दिया प्रेशर को। अच्छा, इधर क्या होगा ना, ये जो लिक्विड है ये ऊपर मूव करने लगेगा, ये वाला एंड जो है नीचे आ जाएगा, ये वाला एंड जो है ऊपर चल जाएगा, मतलब इधर जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। तो अभी वॉल्यूम फिर से मेजर करते हैं, कैसे मेजर करोगे ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही है, हाइट बदल गया है, हाइट देख लो कितना है, ट्यूब से पता चल जाएगा हाइट कितना है, फिर हाइट से एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो वॉल्यूम आएगा वही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो तुम्हें मिलेगा, वो आएगा एग्जैक्टली 5 लीटर। फिर से इसको और नीचे दबाओ, सपोज प्रेशर को 480 m कर दिया, P3 हो गया, ये और भी कंप्रेस हो जाएगा गैस, तो ये जो V3 हो जाएगा ये और भी कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा बता रहा हूं, देखो 2.5 लीटर। अगर तुम घर पे यही एक्सपेरिमेंट करोगे, यही एग्जैक्टली यही रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। तो अगर ये रिजल्ट मिलेगा, तुम ये लॉ को कैसे समराइज करोगे, देखो एक कोइंसिडेंस देखो, प्रेशर को जब मैं डबल किया, वॉल्यूम हाफ हो रहा है, इधर 4 टाइम्स किया, 1 to 480 m, इसको कंपेयर करो, 1 to 480 m किया, ये वॉल्यूम 10 से 2.5 मतलब 1/4 हो गया है। तो मतलब प्रेशर को जितना प्रोपोर्शन में हम लोग बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम वही प्रोपोर्शन में कम होता जा रहा है।
प्रोवाइडेड किसको कांस्टेंट रखना होगा ना, टेम्परेचर तो हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। अच्छा क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर का अगर बीच में चेंज कर देंगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा गैस का, तो ये रीडिंग हमें कभी मिलेगा ही नहीं, गलत आ जाएगा रीडिंग। तो टेम्परेचर को फिक्स रखना पड़ेगा। और क्या फिक्स रखना पड़ेगा ना, ये वाला ट्यूब क्लोज होना चाहिए जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अच्छा मान लो इधर एक छोटा सा होल है, छोटा सा होल हो गया है इसमें, बताओ ये रीडिंग आएगा? जैसे ही तुम दबाओगे ना पिस्टन को, एयर बाहर निकल जाएगा, कंप्रेशन होगा ही नहीं इधर। तो ये क्लोज होना चाहिए, तब ये रिजल्ट मिलने के लिए इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। मतलब अमाउंट ऑफ द गैस जो स्टार्टिंग में था वो एंड तक उतना ही रहना चाहिए, नहीं तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। इमेजिन करो ना, जस्ट मैं इधर ही रिजल्ट मैं एक छोटा सा होल करता हूँ। अरे ये बहुत बड़ा होल हो गया, चलो अभी छोटा सा होल कर। सर वो जो वॉल्यूम निकालने के लिए जो हाइट कंपैरिजन कर रहे थे, वो हाइट कैसे निकलेगा? हाइट ट्यूब में इंजेक्शन सीरीज देखो, हाँ इंजेक्शन सीरीज में मार्किंग होता है कि नहीं, मार्किंग रहता है कि नहीं? हाँ हम लोग देख के पता लगा देंगे ना, वो हाइट को मेजर करने की जरूरत ही नहीं है, उधर लिखा रहेगा। जैसे हाँ इंजेक्शन हाँ सीरीज में तुम्हें 5 ml किसी को इंजेक्ट करना है, तुम्हें 5 ml तो उधर ही डाटा तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि उधर ही लिखा हुआ है इतना 5 ml है। हाँ तो ये डिमार्केटेड ट्यूब है, इधर मार्किंग किया गया है। तो जैसे ही हम लोग ये हाइट को कैसे मेजर करेंगे ना, स्केल से मेजर कर देंगे। ये इधर लेवल है, यहाँ तक कितना हाइट है मेजर कर देंगे। फिर यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट है मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्किंग दिया गया है। डिमार्केटेड ट्यूब, अगेन आई एम रिपीटिंग, डिमार्केटेड ट्यूब है तो हाइट मिल जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हें दिया होगा, जो ट्यूब में तुम लोग कर रहे हो वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हें पता होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल दोगे। अब देखो क्या मिलेगा तुम्हें रिजल्ट ना, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटता जाएगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोवाइडेड टेम्परेचर। और क्या कांस्टेंट रहेगा ना, ये जो बता रहा था देखो, अगर बाई चांस सोचो ये अगर खुला होता तो हमें रिजल्ट कभी मिलता? अच्छा मान लेते हैं इधर पहले था, जैसे इसको दबाए ना, जैसे ही ये एयर को कंप्रेस करेगा ना, एयर बाहर निकल जाता है, ये बाहर निकल जाता है। तो एयर को बाहर अगर निकलने देंगे ना, ये रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो एयर को हमें टाइट करके रखना पड़ेगा अंदर। मतलब किसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, मास ऑफ द एयर, मास ऑफ द गैस को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और अमाउंट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा अलोंग विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर मास को अगर कांस्टेंट रखेंगे तब जाके हमें रिजल्ट मिले। तो इसीलिए लिखा गया है देखो। तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया, at constant temperature the volume of a given amount of a gas, ये देखो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, अमाउंट कांस्टेंट, मतलब मास और मोल को भी कांस्टेंट लिया गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये हो गया तुम लोगों का बॉयल्स। तो लेट वॉल्यूम सिंबल सपोज से भी हम लोग यूज करते हैं, पी प्रेशर को यूज करते हैं, तो भी हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। मतलब प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो pv इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट है ये कोई इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं है। जैसे मैं बोलूंगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, बताओ, बता दोगे? प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, बताओ, बता दोगे? वही हर जगह रहता है। मैं अभी पूछूंगा जो कांस्टेंट इधर आया है इसका वैल्यू कितना है, मुझे बताओ, बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये पूरा इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर ना, टेम्परेचर और मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मींस दिस कांस्टेंट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड मास। ये दोनों में से किसी को भी चेंज करोगे या दोनों को चेंज कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो कहां से इसका फिक्स वैल्यू आएगा मुझे बताओ? तो जैसे हम एक्सपेरिमेंट चेंज करेंगे तो के का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर एंड मास के ऊपर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर और मास को चेंज नहीं करेंगे, चाहे कितना भी एक्सपेरिमेंट करें, बॉयल्स लॉ वैलिड रहेगा। जैसे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो, जब P1 1 atm था, V1 कितना था 10, तो P1 V1 कितना हो जाएगा ना 10। इसके बाद प्रेशर डबल हो गया, वॉल्यूम हाफ हो गया,
तो प्रेशर डबल हो गया, मतलब 2 atm हो गया, वॉल्यूम 5 हो गया। तो P2V2 कितना हो जाएगा? 5 × 2 10। नेक्स्ट P3V3 कितना हो जाएगा? प्रेशर 1/4 हो गया है, वॉल्यूम सॉरी प्रेशर 4 टाइम्स हो गया है, वॉल्यूम 1/4 हो गया है। तो 4 × 2.5 अगेन 10 मींस P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3। कितना भी करते जाओ वो सेम रहेगा, प्रोवाइडेड यू आर नॉट चेंजिंग टेम्परेचर एंड मास। अगर बीच में कहीं पे भी टेम्परेचर और मास को अगर चेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं if we keep temperature and mass constant then you can write P1V1 is equal to P2 इक्वल टू P3V3 इज इक्वल टू P4V4। जितना एक्सपेरिमेंट करो वो इक्वल सब रहे। और लॉग अगर ले लेंगे, जैसे कि तुम्हें पता है XY, log XY मींस log X प्लस log Y, तो log P प्लस log V हो जाएगा log K मींस कांस्टेंट का लॉगरिथम, तो वो भी फिर एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो और एक चीज डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होगा, देखो P इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो P del V प्लस B del P इज इक्वल टू कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ना, P del V इज इक्वल टू माइनस B del P, इसलिए del P बाई del V क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस P बाई V। ये भी याद रखो। अच्छा, और एक चीज माइनस P बाई V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू K है, तो माइनस P बाई V, P हो जाएगा K बाई V, तो माइनस P बाई V क्या हो जाएगा ना, माइनस K बाई V स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। इसमें 1 बाई V लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 बाई V मल्टीप्लाई कर दो माइनस, तो ये हो जाएगा P बाई V माइनस, ये हो जाएगा K बाई V स्क्वायर माइनस, तो माइनस P बाई V को हम लोग माइनस K बाई V स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज योर बॉयल्स लॉ, दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। ये वाला लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो, या ए वाला लिख सकते हो, आज योर विश, प्रोवाइडेड हमेशा याद रखना टेम्परेचर मास को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये लॉ नहीं लगेगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, देखो इसके बाद ग्राफ में जाएंगे। हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, पंक्चर हो गया फुटबॉल, तो हम उसको प्रेशर देने के लिए लेके गए। तो जब दुकानदार प्रेशर दे रहा था तो क्या हो रहा था, उधर वो तो प्रेशर बढ़ा रहा था, वो प्रेशर बढ़ा रहा है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, ठीक है। तो एक बॉल पंक्चर हो गया है, एक बॉल मान लेते हैं, तो इमेजिन करो घर पे है कोई बॉल, देख लो। अच्छा, बॉल पंक्चर हो गया है, तुम लोग इसको प्रेशर दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो मतलब प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हो, अरे फोर्स दे रहे हो ना, तो प्रेशर बढ़ा रहे हो। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो फुटबॉल का साइज ऐसे 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 छोटा होना चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या, प्रेशर देने के बाद एक्चुअली इन्फ्लेट हो रहा है, फूल रहा है, बड़ा हो रहा है। फिर कैसे बॉयल्स लॉ कैसे काम नहीं कर रहा है, बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है ना, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन पंक्चर फुटबॉल में हम जब प्रेशर दे रहे हैं उधर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऐसा क्यों ना, क्योंकि देखो जब हम फुटबॉल में पंप देते हैं तो हम लोग एयर अंदर छोड़ते हैं कि नहीं, हाँ टेम्परेचर कुछ चेंज नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन जब हम प्रेशर देते हैं तो बाहर का एयर को अंदर लेते हैं, तो मतलब इन सिस्टम का जो मास है वो बदल जाता है। मास अगर बदल गया तो बॉयल्स लॉ नहीं लग पाएगा। कोई एक भी कंडीशन अगर नहीं लग पाएगा, या तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है या तो मास कांस्टेंट नहीं है, दोनों में बॉयल्स लॉ नहीं लग पाएगा। इधर देखो बॉयल्स लॉ का वेरिएशन आ जाएगा, क्यों, बिकॉज तुम लोग बाहर एयर पुश कर रहे हो अंदर, मतलब मास जो है सिस्टम का वो चेंज हो रहा है। मास अगर चेंज हो गया तो बॉयल्स लॉ नहीं लगेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इधर घटेगा, ऐसा गारंटी नहीं है, बॉयल्स लॉ नहीं लग पाएगा, इसलिए प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। इसका ऊपर अभी हम ग्राफ सीखेंगे, राइट। लेकिन एक आध न्यूमेरिकल छोटा क्वेश्चन पहले कर दो इसका ऊपर, लॉ को समझ लो, फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं बनाते हैं ग्राफ जो है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ग्राफ बनाने से पहले वो लॉ को थोड़ा समझने के लिए दे रहा हूं।
लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया ना, पीबी इज इक्वल टू कांस्टेंट और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इतना सा याद रखने से भी हो जाएगा सब कुछ। और प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड मोल और मास मस्ट रिमेन कांस्टेंट, ये है बॉयल्स लॉ का कंडीशन। एक क्वेश्चन देखो, मैं डायग्राम करके दे रहा हूं सो दैट आसान होगा तुम लोगों के लिए। दो टैंक है, इधर स्टॉप कक लगा हुआ है। फर्स्ट टैंक में एक गैस है, प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1। सेकेंड टैंक जो है इसमें कुछ गैस नहीं है, ये वैक्यूम है, पूरा खाली है, लेकिन इसका वॉल्यूम वॉल्यूम तो कुछ होगा ना कंटेनर का, वॉल्यूम V2। ठीक है, ड्रॉ कर लो। तो फर्स्ट कंटेनर contains a gas at a pressure of P1 in a volume of V1. First container contains a gas at a pressure of P1 in a volume of V1. Second container is empty. Having volume V2. तुम लोग जब एंट्रेंस में पूछेगा तो सब P1 V1 का वैल्यू देके पूछता है, मैं जनरल देके पूछ रहा हूँ। Second container is empty, having volume V2. Both of them are at same temperature. Both of them are at same temperature. ठीक है? Now the stopcock is open. Now the stopcock is open. What is the final pressure of the gas? ट्राई करो, काफी सिंपल, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब है, इसको जानने से अच्छा रहेगा आगे के लिए। P1 V1 by V2। P1 V1 by V2 आएगा ना, P1 V1 by V1 प्लस V2 आएगा। अभी पढ़ाया बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ लगाने के लिए फिर से बता रहा हूँ, कंडीशन चाहिए टेम्परेचर एंड मास मस्ट बी कांस्टेंट, वो चेक करके सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि मैं ये रूम को और दूसरा रूम को कंपेयर कर दूंगा बॉयल्स लॉ लगा के, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, नहीं। अरे बॉयल्स लॉ लगाने के लिए इस रूम का टेम्परेचर उस रूम का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, प्लस सबसे स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या है ना, ए रूम में जितना गैस है दूसरा रूम में उतना गैस होना चाहिए। बच्चे दिख नहीं रहा है क्या क्वेश्चन ठीक से? बता देता हूँ, देख लो। फर्स्ट कंटेनर में एक गैस है, इसका प्रेशर P1 है और कंटेनर का वॉल्यूम V1 है, और एक टैंक है जिसका वॉल्यूम V2 है, बट वो खाली है, कुछ गैस नहीं है, दोनों को जोड़ा गया है एक स्टॉप कॉक में। अच्छा, अभी भाल्व को खोल दिया गया, खोल दिया गया, तो गैस क्या करेगा ना, यूनिफॉर्मली माइग्रेट कर जाएगा, ये तो गैस का प्रॉपर्टी है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन चलेगा टिल द प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट एवरीवेयर। ये इनिशियल है, ये इनिशियल सिस्टम है, ये फाइनल सिस्टम है। ये खोलने से पहले, ये खोलने का बाद। अच्छा, अगर खोल देंगे तो गैस माइग्रेट कर जाएगा इधर, रश इनटू द वैक्यूम, गैस इधर बाहर आ जाएगा, मतलब एक यूनिफॉर्म प्रेशर आ जाएगा पूरा कंटेनर में। अच्छा, लेट द फाइनल प्रेशर इज PF, PF पूछा है, तो हर जगह PF है, ये तो खुला है ना, खुला हो गया मतलब इधर इधर हर जगह प्रेशर सेम हो गया, इधर बंद था इसीलिए प्रेशर इधर 0 था, इधर अलग था।
लेकिन खोल देने के बाद गैस पूरा माइग्रेट करके यूनिफॉर्म प्रेशर हर जगह हो जाएगा। तो यही पी है पूछा है। अच्छा, किसको कंपेयर करेंगे? अच्छा, ये तो बॉयल्स लॉ में सॉल्व होने वाला ही है, ये तो प्रेशर वॉल्यूम वाला लग रहा है, तो बॉयल्स लॉ से ही सॉल्व होगा। तो हम लोग बॉयल्स लॉ लगाने के लिए क्या चाहिए हमें ना, मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो मैं एक सॉल्व कर रहा हूं, तुम लोग देखो पहले, फिर इसके बाद करना। अच्छा, मुझे दो सिस्टम चाहिए, P1 V1 इजिकल टू P2 V2 में लगाऊंगा, तो मुझे दो स्टेट चाहिए, एक स्टेट खोलने से पहले, एक स्टेट खोलने के बाद। अच्छा, बिफोर ओपनिंग, बिफोर ओपनिंग स्टेट 1 वो खाली कंटेनर 1 को ले लो, क्योंकि कंटेनर 2 में तो कोई गैस है ही नहीं, तो यही गैस माइग्रेट कर रहा है पूरा। देखो अभी मैं लिख रहा हूं, पता चलेगा। अच्छा, आफ्टर ओपनिंग, आफ्टर ओपनिंग मतलब स्टेट 2, सेकेंड स्टेट। अच्छा, अब क्या है ना, कंटेनर 1 एंड 2 को मिला के लो। अच्छा देखो, सपोज फर्स्ट केस में जब हम लोग वाल्व नहीं खोले थे, इधर मास ऑफ द गैस सपोज से m, इधर तो कुछ नहीं था, गैस बिल्कुल था ही ना, जीरो था। अच्छा, अब इसको खोल दिए, जैसे ही खोल देंगे इससे कुछ माइग्रेट कर जाएगा इधर, लेकिन जो इधर m जो था वो कम हो जाएगा, लेकिन मैं इसको नहीं ले रहा हूं, मैं पूरा को लिया हूं एक सिस्टम। देखो क्योंकि ये खोल दिया गया है ना, तो ये अलग थोड़ी ना रहेगा, ये दोनों एक मिलकर एक हो गया है, तो ये पूरा अगर ले लिया तो यही मास m तो माइग्रेट किया है ना, तो दोनों का सम तो m तो होगा ना। हाँ, ये वाला m से कम हो जाएगा जरूर, और ये जो है जीरो था वो बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों का सम जो है वो जरूर m होगा, क्योंकि ये जो गैस पार्टिकल देख रहे हो इधर से ही माइग्रेट करके आया है सर। तो मैं किसको कंपेयर किया? बिफोर ओपनिंग फर्स्ट कंटेनर के साथ, आफ्टर ओपनिंग दोनों कंटेनर को कंपेयर कर दिया। देखो मास जितना था मास वही रहेगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट दिया है तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मास टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया, मतलब हम लोग बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। तो लगाओ बॉयल्स लॉ, P1 V1 इजिकल टू P2 V2। अच्छा, P1 किसको स्टेट 1 लिए हैं हम, कंटेनर 1 को, इधर प्रेशर कितना है ना, वही P1 ही है, वॉल्यूम कितना है ना, हम लोग कंटेनर 1 को लिए हैं तो V1 ही है, P1 V1। स्टेट 2 किसको लिए हैं, ये पूरा को लिए हैं, नहीं तो मास अलग हो जाएगा, पूरा को लेंगे तब जाके मास इसका और ये पूरा का कांस्टेंट रहेगा। तो फाइनल P1 V1 इजिकल टू P2 V2, तो फाइनल स्टेट का P2 कितना होगा ना, PF फाइनल प्रेशर, V2 कितना हो जाएगा फाइनल स्टेट का ना, दोनों का सम V1 प्लस V2, क्योंकि ये खाली हमारे पास नहीं है, दोनों हो जाएगा हमारे लिए स्टेट 2, तब जाके मास कांस्टेंट रहेगा। तो PF V1 प्लस V2 है, तो इससे मिल जाएगा PF इज इक्वल टू P1 V1 बाई V1 प्लस V2, ये आंसर है। ठीक है, देख लो आंसर, देख लो P1 V1 बाई, कोई बोल रहा था P1 V1 बाई V2, कैसे कंपेयर किए? अभी 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 तुरंत अपने आप को रेक्टिफाई करो, कहाँ गलती किए थे। चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ, और बेटर आइडिया का, देखो वही सेम सिमिलर टाइप क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग दो टैंक लिए हैं, ठीक है, अभी दोनों में गैस है और दोनों को स्टॉप कर देके बंद करके रखें। इधर तो गैस है, इसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1, इधर जो गैस है उसका प्रेशर P2 वॉल्यूम V2, ठीक है, और दोनों का टेम्परेचर सेम। जो लास्ट क्वेश्चन था वही है, वो लास्ट क्वेश्चन में एक कंटेनर खाली था, अभी एक कोई खाली नहीं है, सब में गैस है,
मतलब जो हम लोग जैसे दो सिलेंडर को ज्वाइन कर दिए। अच्छा क्वेश्चन क्या है ना, मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डायग्राम में तो लिख दिया हूं ना। द स्टॉप का जो पॉइंट, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। पूरा एग्जैक्ट डिट्टो वही था लगभग, थोड़ा सा चेंज हो गया। बिफोर ओपनिंग और ये आफ्टर ओपनिंग। आफ्टर ओपनिंग के बाद क्या होगा ना, गैस माइग्रेट करेगा। कहां से कहां तक माइग्रेट करेगा, हायर से लोअर जाएगा। हमें मालूम नहीं है कौन हायर है कौन लोअर है, लेकिन जो भी है प्रेशर एक यूनिफॉर्म प्रेशर हो जाएगा। ना वो P1 रहेगा ना वो P2 रहेगा, और एक हो जाएगा मिक्स होने का बाद। तो गैस अभी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। जैसे ही हम खोल देंगे वाल्व को, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर को गैस माइग्रेट करेगा और विद इन सेकेंड्स एक यूनिफॉर्म प्रेशर आ जाएगा। लेट दैट यूनिफॉर्म प्रेशर इज Pf। वही पूछा है कितना, बताओ आंसर क्या है। वही अगेन प्रेशर वॉल्यूम लॉ है। फाइनल प्रेशर पूछा है, वॉल्यूम दिया है, ऑब्वियसली बॉयल्स लॉ रिलेटेड ही होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है, और क्या क्लू चाहिए। बॉयल्स लॉ तो लगेगा। अगर पता चल गया बॉयल्स लॉ लगेगा मतलब 50% काम खत्म हो गया। पहले तो कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा लॉ लगेगा, 7 तो लॉ है खाली। अच्छा हुआ कि पता चल गया कि इसमें बॉयल्स लॉ लगेगा, क्योंकि प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है, प्रेशर पूछा है, तो ऑब्वियसली बॉयल्स लॉ ही है। अच्छा तो बॉयल्स लॉ लगाने के लिए P1 V1 इजिकल टू P2 V2 को लगाने के लिए क्या चाहिए ना, मास टेम्परेचर सेम चाहिए। टेम्परेचर का कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर तो सेम दे दिया, खाली मास को अगर चेक करोगे तब जाके होगा। अच्छा अभी दोनों में मास है। अच्छा सपोज ये कंटेनर में जो गैस है इसका मास M1, एक कंटेनर में जो गैस है इसका मास M2 है। ठीक है, तो बिफोर ओपनिंग सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2, लेकिन अलग अलग ऐड होगा। अच्छा अब खोल दी, खोल देने के बाद गैस माइग्रेट करेगा। हमें पता नहीं है कि कौन सा डायरेक्शन में, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर को जाएगा, लेकिन जरूर ये जो M1 था ये बदल जाएगा, ये जो M2 था ये भी बदल जाएगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन दोनों का सम जो है वही M1 प्लस M2 आएगा कि नहीं, क्योंकि ये तो क्लोज है ना। मैटर कहां से आएगा अंदर ना, मैटर अंदर बाहर से जा सकता है। तो जितना था मैटर अभी उतना ही है, लेकिन उस टाइम में मैटर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होके था, अभी एक में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो मतलब अगर हम देखेंगे पूरा ये सिस्टम में जो मास है ये हो जाएगा M1 प्लस M2, और ये दोनों का सम भी M1 प्लस M2। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। किसका ऊपर लगाएंगे ना, को इनिशियल लेंगे, इसको फाइनल लेंगे। तो देखो मैं इनिशियल क्या ले रहा हूँ, इनिशियल स्टेट क्या ले रहा हूँ, कंटेनर 1 एंड 2। लास्ट केस में खाली कंटेनर 1 को मैं लिया था क्योंकि कंटेनर 2 में कोई गैस नहीं था। कंटेनर 1 एंड 2 बिफोर ओपनिंग। फाइनल सिस्टम को क्या लिया, मुझे दो स्टेट चाहिए ना, P1 V1 इजिकल टू P2 V2 डालने के लिए मुझे दो स्टेट चाहिए, तो इनिशियल को इसको ले लिया। अच्छा फाइनल को क्या लिया ना, वही कंटेनर 1 एंड 2 आफ्टर ओपनिंग। फर्स्ट केस और एक केस में क्या फर्क, उसको जज करो, नोटिस करो। उसमें इधर गैस था ही नहीं, तो यही मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो हम लोग इसको इनिशियल लिए थे और फाइनल ये पूरा को ले लिए थे। लेकिन अब क्या है ना, इधर भी मास है इधर भी मास है, तो दोनों डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर सेम होगा। तो
ये दोनों का अलग अलग करके एक लेंगे और दोनों को मिला के एक लेंगे फाइनल, तब मास सेम हो जाएगा। इधर मास कितना होगा ना m1 प्लस m2, ये भी हो जाएगा तुम लोगों का m1 प्लस m2। तो मास अगर सेम हो गया, टेम्परेचर तो सेम दिया ही, मीन्स यू आर फ्री टू अप्लाई बॉयल्स लॉ। तो अभी लगाते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा, तो इधर अलग अलग है, तो इसका P1 Pb इसका Pb को ऐड कर दो। तो इनिशियल में लगा रहा हूं P1 V1, तो इसका आ जाएगा P1 V1, फिर इसके साथ इसको ऐड करेंगे M1 प्लस M2 होगा प्लस P2 V2। तो ये हो गया 1 and 2 बिफोर ओपनिंग हो गया इज इक्वल टू फाइनल, ये हो गया मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा, फाइनल प्रेशर कितना है खोल देने के बाद कितना होगा फाइनल प्रेशर ना PF, इसको लिखें PF हो गया। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा ना, दोनों को मिला देंगे V1 प्लस V2, तब जाके M1 प्लस M2 होगा, V1 प्लस V2। तो इधर PF कितना हो जाएगा ना P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो अब जितना सिलेंडर जितना कंटेनर लगाओ माइनस करो, आंसर तुम्हें मिल ही जाएगा। जैसे कि देखो हम लोग 3 सिलेंडर लगा दिए, एक में गैस है P1, दूसरा में गैस है P2, तीसरा में गैस है गैस जो है उसका प्रेशर P3 है। फर्स्ट वाला वॉल्यूम V1, सेकंड वाला वॉल्यूम V2, थर्ड वाला वॉल्यूम V3 है। अब खोल दिए, 2 स्टॉप का 3 कंटेनर मतलब 2 स्टॉप का रहेगा, 2 स्टॉप को खोल देंगे, व्हाट वुड बी द फाइनल प्रेशर, क्या होगा यही फॉर्मूला लगा देना P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3, जितना ऐड होगा उतना उसको ऐड करते जाओ, प्लस P3 V3 डिवाइडेड बाय क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो कितना भी लगा सकते हैं। अच्छा, मान लेते हैं इसका साइड में एक कंटेनर लगाया जिसमें नो गैस, गैस नहीं है लेकिन वॉल्यूम V3, तो व्हाट वुड बी द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, वही फर्स्ट वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज करना। तो क्या हो जाएगा वो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा ना P1 V1 P1 V1 plus प्लस plus P2 P2 V2 V2 by प्लस B1 plus P2 plus P3। प्लस नहीं होगा, P3 तो जीरो है ना, इधर गैस है ही नहीं, गैस अगर नहीं रहेगा तो प्रेशर जीरो होगा इसका, तो P3 V3 जीरो हो जाएगा, तो खाली P1 V1 प्लस P2 V2, बट डिवाइडेड बाई जब करोगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 को रखें plus P2 plus V3। समझे? अच्छा, देखते हैं अभी तुम लोगों का IQ थोड़ा टेस्ट करता हूं मैं। तुम लोगों को अभी 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया। अच्छा, मैं अभी बोला कि इसमें मैं कितना भी सिलेंडर लगा दूं तुम लोग आंसर दे पाओगे कि नहीं। अभी तो तुम लोगों को बताया 3 लगा दिया, इधर नो गैस है तो आंसर क्या होगा तुम लोग बता दिए। अच्छा, मान लेते हैं इधर गैस होता, इधर गैस है मान लेते हैं, और इसका प्रेशर P3 है, तो 2 स्टॉप कॉक रहेगा, 3 कंटेनर मतलब 2 स्टॉप कॉक खोल दिए, अभी कितना प्रेशर होगा ना P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 ऐड करना डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बताया कंटेनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना थर्मोडायनामिक्स में, एंट्रोपी मेजर करोगे बहुत सारा क्वेश्चन में ये सब रहेगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, कैसे करते हैं उसको दिखाओ, यही रिलेटेड ही है, फास्ट के कंपैरिजन में एंड टाइम। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ गैस इज फिल्ड इन ऑल कंटेनर्स कनेक्टेड थ्रू स्टॉप, इसी टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो, बताओ क्या होगा आंसर। ऑल कंटेनर्स आर एट सेम टेम्परेचर, ये भी दे दिया है 2 कंडीशन। इफ द प्रेशर इन द फर्स्ट कंटेनर इज P, पहला वाला कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर दे दिया है P, देन फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन ऑल द स्टॉप कॉक्स आर ओपन कितना होगा। ये वॉल्यूम भी है,
ये 2 भी है, ये 3 भी है, ये nth कंटेनर है, ये n भी है। सब में स्टॉप कॉक लगाया गया। और क्या वाइटल इंफॉर्मेशन दिया है ना, ऑल कंटेनर कंटेन सेम अमाउंट ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर। मतलब ये कंटेनर में जो गैस है इसका मास टेम्परेचर, ये कंटेनर में जो गैस है उसका मास टेम्परेचर, इधर जो गैस है उसका मास टेम्परेचर, और लास्ट में जो गैस है उसका भी मास टेम्परेचर, सब सेम दिया है क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया हुआ, मतलब फिट केस फॉर बॉयल्स लॉ। अच्छा, और क्या दिया है ना, फास्ट वाला कंटेनर में जो प्रेशर है ना वो दे दिया है P। तो पूछा है सब ओपन कर देंगे, अभी वाल्व सब खोल देंगे। वाल्व सब खोल देंगे तो क्या होगा फाइनल प्रेशर। सब गैस सब डिफ्यूजन करके माइग्रेट कर जाएगा, फाइनल प्रेशर पूरा, ये पूरा एक सिस्टम हो जाएगा। लेट फाइनल प्रेशर इज P। बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इतना जल्दी टाइम ज्यादा ले रहे हो। फाइनल प्रेशर बॉयल्स लॉ में हम लोग कैलकुलेट किए थे ना लास्ट क्वेश्चन में, उसी को रेफरेंस ले लो। तो एन नंबर ऑफ कंटेनर का अगर 2 कंटेनर अगर था तो हम लोग देखे थे ना क्या होगा उसका फॉर्मूला। 2 कंटेनर मान लेते हैं गैस है, तो इसका P1 है, इसका P2 है, वॉल्यूम V1 है, V2 है, तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा ना, P1 V1 प्लस P2 V2 बाई V1 प्लस V2 है। तो ऐसे n कंटेनर सेम फॉर्मूला में हम लोग करेंगे। तो क्या फॉर्मूला डालेंगे ना, P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस ऐसे Pn Bn तक आएंगे, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस अप टू Bn तक आएंगे। ये फॉर्मूला हम डिराइव किए थे अभी, देखो कितना काम का फॉर्मूला है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे अगर ये पता है तो। अच्छा, पहला वाला टैंक में प्रेशर जो है P है और उसका वॉल्यूम V है। अच्छा, सेकंड वाला टैंक में प्रेशर तो नहीं दिया है, कितना होगा, कितना होगा सेकंड वाला में हम कैलकुलेट कर देते हैं। देखो इसका और ये दो टैंक को कंपेयर करो, दोनों का मास टेम्परेचर सेम है, मतलब बॉयल्स लॉ लग सकता है। तो बॉयल्स लॉ लगाओ, वॉल्यूम अगर डबल हो जाएगा तो प्रेशर आधा हो जाएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इधर प्रेशर कितना हो जाएगा, P/2 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम डबल हुआ है तो प्रेशर इसका हाफ हो जाएगा। सिमिलरली इसका वॉल्यूम 3 टाइम्स हुआ है कंपेयर टू फास्ट, तो इसका प्रेशर जो है बॉयल्स लॉ लगेगा, क्योंकि मास टेम्परेचर सेम है, तो इसका जो प्रेशर है वो 1/3 1/3 हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट कंटेनर को जब आओगे तो इसका वॉल्यूम कितना था NV, तो इधर प्रेशर कितना होगा P/N हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम जो है वो N टाइम्स बढ़ गया तो प्रेशर N टाइम्स कम होता जाएगा। तो पहले फास्ट कंटेनर का जो गैस है उसका प्रेशर दे दिया था, बाकी सबका हम लोग प्रेशर निकाल दिए बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर आधा हो जाएगा, वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जाएगा तो प्रेशर 1/3 हो जाएगा, वॉल्यूम N टाइम्स हो जाएगा तो प्रेशर 1/N टाइम्स हो जाएगा, बस कर दिए। अच्छा, अब देखो, अब फॉर्मूला डाल दो, P1 V1 फाइनल प्रेशर क्या होता है ना, जब हम लोग टैंक को जोड़ते हैं तो फाइनल प्रेशर क्या होता है, मास और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो फाइनल प्रेशर होगा P1 V1 प्लस P2 V2 बाई V1 प्लस V2।
लेकिन इधर बहुत सारा कंटेनर है, सबको जोड़ दो। तो P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 प्लस P4 V4 अप टू Pn Vn डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस Vn। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, P1 कितना है ना P, V1 कितना है V प्लस P2 कितना हो गया ना P/2, V2 कितना है ना 2V प्लस थर्ड में प्रेशर कितना हो जाएगा ना P/3, वॉल्यूम कितना है P3V3, वॉल्यूम कितना है ना 3V प्लस ऐसे चलता रहेगा। प्लस लास्ट कंटेनर को जब आएगा तो इधर प्रेशर है P/N इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है NV डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 अप टू Vn मींस V प्लस 2V, ये देखो V प्लस 2V प्लस 3V प्लस ऐसे आएगा कब तक ना NV तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर तो फर्स्ट वाला PV प्लस सेकंड वाला 2 2 कट जाएगा, वो भी PV हो जाएगा। थर्ड वाला भी 3 3 कट जाएगा, वो भी PV हो जाएगा। लास्ट वाला भी PV हो जाएगा, मतलब n टाइम्स ऐड करोगे इसको तो PV प्लस PV प्लस PV प्लस PV n टाइम्स ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय V कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n आ जाएगा। PV प्लस PV 2PV, PV प्लस PV प्लस PV 3PV हो जाएगा। ऐसे ही PV प्लस PV प्लस PV प्लस PV n टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा NPV। नीचे देखो V 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, इसका ये सीरीज है, इसका फॉर्मूला सब लोगों को पता होगा, क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2। V कट गया, n कट गया, 2 ऊपर चल जाएगा और न्यूमरेटर में P था और नीचे डिनोमिनेटर में n प्लस 1 हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। कितना बढ़िया क्वेश्चन था और वही बॉयल्स लॉ से ही हुआ। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ है, सॉरी ग्राफ बोला न्यूमेरिकल, बॉयल्स लॉ को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन कुछ दिया था। ये जो कंटेनर को जो जोड़ते हैं खोल देंगे तो फाइनल प्रेशर कितना होगा। दो कंटेनर को अगर खोल देंगे, मास और टेम्परेचर अगर सेम है तो P1 V1 प्लस P2 V2 बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा। अगर एक खाली है तो P1 V1 बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल दे रहा था, एंट्रेंस टाइप का क्वेश्चन ये हो जाएगा। n टाइप n नंबर ऑफ कंटेनर को कनेक्ट करके फाइनल प्रेशर बोला था निकालने के लिए, तो ऐसे तुम लोग निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला देखो, सब बॉयल्स लॉ से आएगा, तो बॉयल्स लॉ का वो जो कॉन्सेप्ट समझ में जिसका आ गया है तो इसको कर पाए। अच्छा, तो ये बॉयल्स लॉ समझ में आ गया। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है और किसको हम लोग चेंज कराते हैं। प्रॉब्लम अभी थोड़ा 2-3 बार लाइन चला गया तो प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ, तो जो रिकॉर्डिंग रहेगा उसको देख लेना, क्योंकि मैं ग्राफ का बारे में आज बताना चाहिए था मुझे। तो ग्राफ का बारे में मैं अगर बता दूंगा तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग फॉर्मली क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी एक टॉपिक, क्योंकि अभी फंडामेंटल समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग ग्राफ में चलते हैं। अच्छा, पहले ग्राफ का बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर इक्वेशन खाली बता देता हूँ, देखो अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे बताऊंगा इसके बाद। अगर इक्वेशन तुम्हारा y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में आएगा, where m is slope,
सी इज वाई इंटरसेप्ट। तो अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में आएगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, बट नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि इसका एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट रहेगा, स्लोप पॉजिटिव है मान लेते हैं, तो पॉजिटिव है मतलब ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। ठीक है। अच्छा, अगर c नहीं रहेगा, खाली y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में आ गया है, तो कैसे होगा ना, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में आ जाएगा तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू mx मतलब इंटरसेप्ट जीरो हो गया, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और मान लेते हैं स्लोप पॉजिटिव है तो इससे ऊपर जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा तो इसको बढ़ा देना, इधर से शुरू होके जाएगा। अच्छा, नेगेटिव स्लोप अगर आएगा, मान लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो क्या होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है बट स्लोप नेगेटिव, इधर स्लोप पॉजिटिव है, इधर भी स्लोप पॉजिटिव है, बट मान लेते हैं स्लोप नेगेटिव आएगा, तो क्या होगा ना, वही स्ट्रेट लाइन होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन होगा, बट ऐसे नीचे आएगा, ये थीटा है, ए tan थीटा, मतलब ए हो जाएगा स्लोप। तो y इज इक्वल टू mx फॉर्म में अगर आ गया कोई इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में आ जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, इंटरसेप्ट लेगा, और c अगर पॉजिटिव है तो ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव आएगा ही नहीं, बहुत केस में नेगेटिव आएगा तो ये नीचे से ऐसे करके ऐसे कर देना, ये है नेगेटिव इंटरसेप्ट, ये है पॉजिटिव इंटरसेप्ट। अच्छा, स्लोप अगर पॉजिटिव आएगा तो ऐसे ऊपर बढ़ेगा, और स्लोप अगर नेगेटिव है तो ऐसे आएगा, तो बस याद रख लो y सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो इक्वेशन यूज होता है ना ग्राफ के लिए यही है, y इज इक्वल टू mx या तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये है y इज इक्वल टू mx, छोटा सा डिफरेंस है, c अगर जीरो हो जाएगा तो ओरिजिन से जाएगा, अदरवाइज एक इंटरसेप्ट इसका आएगा और क्या, फिर जो स्लोप था वही स्लोप लेके जाए, तो ये सबसे ज्यादा जो यूज होता है यही वाला है। ठीक है, ये वाला क्या कहाँ यूज होता है ज्यादातर केसेस में, केमिस्ट्री में भी यूज होता है, फिजिक्स में बहुत यूज है, ये क्या है ना, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, मतलब दिस इज ए पैराबोला, लेकिन और ये जो पाथ है इसके लिए k क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए k लेस देन जीरो, लेकिन हम लोग का जो हम लोग डील करते हैं सब k ग्रेटर देन जीरो और सब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स रहता है, मतलब हम लोग यही वाला ग्राफ को ही यूजुअली कंसिडर करते हैं, ये साइड वाला ऐसा नहीं आएगा, तो हम लोगों का जो ग्राफ रहेगा, क्योंकि जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस का है वो सब पॉजिटिव ही है, तो यही साइड में ही रहेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू अगर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। नाउ बुझ तो मोस्टली हम लोग इसी को डील करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा, हम लोगों का जो भी वेरिएबल, जो प्रेशर वॉल्यूम जो भी मेजरेबल वेरिएबल सब रहेगा वो सब पॉजिटिव में रहेगा, तो हम लोग ये वाला ही यूज करेंगे। ये कौन सा फॉर्म में आएगा ना, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर फॉर्म में अगर आएगा तो ऐसे ग्राफ होगा, लेकिन अगर x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर में आएगा तो क्या होगा, देखो अरे यार आता है ऐसे हो जाएगा, इसके लिए k ग्रेटर देन जीरो है, इसके लिए k लेस देन जीरो है, लेकिन हम लोग जो लेंगे सब ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, लेकिन हम लोगों का जो वेरिएबल रहेगा वो सब पॉजिटिव ही रहता है और k ग्रेटर देन जीरो रहता है, तो हम लोग जो डील करेंगे मोस्टली ए वाला ग्राफ,
जैसे पैराबोला y इक्वल टू के स्क्वायर का ए वाला हिस्सा, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर का ए वाला हिस्सा याद रखो, बस यही दोनों यूज होगा प्रैक्टिकली। और स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन तो होगा ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन तो बहुत रहेगा, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस c, वो तो बहुत ज्यादा रहेगा। और एक ग्राफ है, ये इधर ड्रॉ कर देता हूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब क्या है ना, अगर इक्वेशन तुम लोगों का एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्म में आ जाएगा, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इक्वेशन अगर एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्म में आएगा तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो पीबी इज इक्वल टू कांस्टेंट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब ऐसे टाइप का है, मतलब इधर तुम y कैलकुलेट करो और इधर तुम x कैलकुलेट करो, दोनों का प्रोडक्ट ले लो। अच्छा इधर आ जाओ, इधर y कम हो गया है, x बढ़ गया है, दोनों का प्रोडक्ट ले लो, सेम ही आएगा, क्योंकि y जितना कम हुआ है x उतना फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। फिर इधर आ जाओ, इधर y और कम हो गया लेकिन x और बढ़ जाएगा, तो फिर से एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएगा। फिर इधर आओ, सेम सेम, कहीं पे भी ये पाथ में कहीं पे भी तुम एक पॉइंट लोगे तो उधर एक्स वाई तुम्हें कांस्टेंट मिलेगा। तो जो पाथ में एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, दिस पाथ इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ तो तुम लोग देखे होंगे बहुत बार। तो 3-4 ग्राफ में बोला जाए तो पूरा का पूरा जितना भी हम लोग का सिलेबस में है ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और वो क्या है ना, फर्स्ट y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पैराबोला, x इज इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर, वो भी एक पैराबोला, ये वाला देखो ये वाला, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, और एक रहेगा y इज इक्वल टू mx प्लस c पॉजिटिव स्लोप, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये देखो यही 5-6 ग्राफ में टोटल पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स में जितना ग्राफ है सब हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको अप्लाई करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े, ये जो पाथ सब देख लिए, जो फॉर्म देख लिए, इसको अप्लाई करके सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन, तब जाके पता चलेगा कि हाँ ग्राफ हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं अभी तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ। बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन पहले बना दो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ P वर्सेस V, P वर्सेस PV, P वर्सेस 1/V, log P वर्सेस log। ये बेसिक ग्राफ हमेशा ये एनसीईआरटी में सब मिल जाता है, ये बेसिक ग्राफ, इसको पहले ड्रॉ कर दो, फिर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करा के देता हूँ, जैसे एंट्रेंस में, एंट्रेंस लेवल तक तुम लोग थोड़ा सोच के कर सकते हो। ये तो डायरेक्ट ग्राफ है, डायरेक्ट किताब में मिलेगा, इसको पहले बना दो, लेकिन प्रोवाइडेड मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। करो। अच्छा, तो फर्स्ट P वर्सेस V, मास टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है, P वर्सेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना, हर जगह यूज होगा ये सब ग्राफ जो है, खाली ये टॉपिक नहीं बहुत सारा टॉपिक में यूज होगा ये सब। तो मास टेम्परेचर कांस्टेंट है, पीबी का ग्राफ पूछा है, मतलब बॉयल्स लॉ से सॉल्व होगा, तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट लिख दो, पीबी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो फर्स्ट ग्राफ आसान हो गया। आज योर विश, तुम इधर पी ले लो, इसको भी ले लो एक्सिस में, तो पी को मैं कहां पे लिया हूं ना एक्स एक्सिस में, v को कहां पे लिया हूं ना y एक्सिस में। तो इक्वेशन क्या है ना, pb इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस xy इज इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन xy इज इक्वल टू कांस्टेंट अभी अभी हम लोग पढ़े थे, इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इधर देखो, इधर एक वॉल्यूम है और एक प्रेशर रहेगा, उसको प्रोडक्ट ले लो, इधर आ जाओ,
वॉल्यूम कम हो गया है, प्रेशर बढ़ गया है, दोनों का प्रोडक्ट ले लो। फिर इधर आओ, इधर वॉल्यूम और कम हो गया है, प्रेशर और बढ़ गया है, इसका प्रोडक्ट ले लो। ऐसे ऐसे ही करते जाओ, देखो तुम्हारा पीवी जो है हर जगह कांस्टेंट आएगा। सो दिस पाथ इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ। फिर पी वर्सेस पीवी, तो सपोज मान लेते हैं ये वाला प्रेशर में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इतना सा है। अब हम प्रेशर बढ़ा दिए। प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो कोई भी बोलेगा कि पीवी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट पीवी जो है बढ़ जाएगा। नहीं 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 बढ़ेगा, मास टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम वही प्रोपोर्शन में कम होके प्रोडक्ट को फिर से कांस्टेंट रख देगा, फिजिकल टू कांस्टेंट। और प्रेशर बढ़ाएंगे, फिर वॉल्यूम को और कम करा देगा, और पीवी जो है वो फिर से जो था वही रहेगा। फिर प्रेशर बढ़ाएंगे, जो x पीवी is था equal to वही 0. रहेगा। तो इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे, दिस विल बी a straight line parallel to p axis हो जाएगा। ये रियल गैस में भी ये ग्राफ काफी बार यूज होगा। नेक्स्ट P वर्सेस पीवी, 1/v। P इधर ले लिया, इधर 1/v ले लिया। अच्छा एक्सिस पहले दे दो, P को मैं कौन सा एक्सिस में लिया हूँ, y एक्सिस में, 1/v को x एक्सिस में लिया हूँ। लॉ क्या है, कौन सा इक्वेशन से सब ग्राफ सॉल्व होगा, एक ही इक्वेशन है, दैट्स इट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और तो कुछ इक्वेशन है ही नहीं। अच्छा P को मैं क्या लिया हूँ, y लिया हूँ। ऐसा कर दो, तो P क्या हो जाएगा ना, k/v हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं k इंटू 1/v। P को मैं कौन सा कहाँ कहाँ लिया हूँ ना, y में लिया हूँ। k 1/v को कहाँ पे लिया हूँ ना, x में लिया हूँ। मतलब है y इज इक्वल टू kx फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू kx, y इज इक्वल टू mx, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मेथड है, कोई भी किधर भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यही है, एक ही मेथड। इसको इक्वेशन कौन सा इक्वेशन आएगा और दो वेरिएबल का बीच में फर्स्ट डिसाइड कर दो, फिर पता चलेगा कि इसका पाथ जो है वो कैसे होने वाला है। नेक्स्ट लॉग पी वर्सेस लॉग पी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो दोनों में लॉग लेते हैं। तो लॉग पी प्लस लॉग भी, लॉग एक्स वाई क्या है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई है, तो वही एक्सपांड किया, तो लॉग दो साइड में लॉग ले लिया, तो लॉग पी भी क्या होगा ना, लॉग पी प्लस लॉग भी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के हो जाएगा। तो log p इज इक्वल टू, log v को इधर ले लेते हैं, तो -1 इंटू log v, मतलब माइनस log v हो जाएगा, इस साइड आएगा, प्लस log के जो था उसको ऐसे ही रख दो, तो log p हो गया माइनस log v प्लस log k। अच्छा इसको मैं y एक्सिस देता हूँ, इसको मैं x एक्सिस में ले लेता हूँ। ये एक कांस्टेंट है, c हो जाएगा। ये भी एक कांस्टेंट है -1, इसको हम लोग m ले सकते हैं। मतलब है y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में आ रहा है। मींस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन pass not passing through origin, it will have a positive intercept and slope is negative, tan theta is equal to -1, मतलब थीटा कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो इस टाइप का ग्राफ होगा। log p को मैं y एक्सिस में लिया हूं, log v को मैं x एक्सिस में लिया हूं, इंटरसेप्ट हो जाएगा log ऑफ k, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, इधर से लाइन शुरू होगी। हाँ अब सवाल है, ये ऊपर जाने लगेगा या नीचे आएगी या ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएगा। स्लोप क्या है ना, माइन नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है मतलब ऐसे नीचे है। ये जो एंगल है ये हो जाएगा 135 डिग्री।
तो ये जो था 4 बेसिक ग्राफ बॉयल्स लॉ में हमेशा पूछता है। तो P वर्सेस V हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्यों ना एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्म में आएगा। P वर्सेस PV हो जाएगा कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पासिंग पैरेलल टू P एक्सिस। सिमिलरली P वर्सेस 1/V अगर लेंगे, देखो कैसे सॉल्व किया हूं। पहले एक्सिस कौन सा एक्सिस में लिया है उसको पहले असाइन कर दो, और फिर कौन सा इक्वेशन इधर लगेगा वो इक्वेशन लिखो, फिर इसको रीअरेंज करो, देखो कौन सा फॉर्म में आ रहा है, तब पता चलेगा कि इसका पाथ कैसे होने वाला है। तो ये हो गया P वर्सेस 1/V, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, y इज इक्वल टू mx फॉर्म में आया। और log P वर्सेस log V, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में आया। अरे नीचे क्यों आ रहा है ना, स्लोप माइनस आ रहा है। स्लोप अगर 1 होता तो ऐसे ही जाता है, ऐसे ऊपर जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये था बेसिक ग्राफ। अभी मैं तुम लोगों को कुछ इनडायरेक्ट ग्राफ देता हूं, इसको अगर सॉल्व कर दोगे अभी अभी तुम लोग, तो मैं यही समझ लूंगा कि तुम लोगों का समझ में आ गया है, नहीं तो फिर से इसको और एक बार डिस्कशन करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में जाते, इसका एक स्लाइड बनाया गया था भी, दिखा देता हूँ तुम लोगों को क्या है। ये देखो P वर्सेस V, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, P वर्सेस 1/V जो है वो स्ट्रेट लाइन। क्यों आया था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, V वर्सेस P वर्सेस 1/V स्ट्रेट लाइन, तो V वर्सेस 1/V भी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि PB इज इक्वल टू कांस्टेंट है। मैं 1/P को लूंगा एक्स एक्सिस में, तो V हो जाएगा K इंटू 1/P, मतलब K बाई P, तो K इंटू 1/P कर दिया। V को मैंने y एक्सिस में ले लिया, 1/P को x एक्सिस में ले लिया, तो y इज इक्वल टू mx फॉर्म में आ गया। ये भी स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये देखो log P वर्सेस log V, जिसको अभी अभी सॉल्व कर रहे थे, ये आ रहा था y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में, तो मतलब स्ट्रेट लाइन बट नेगेटिव स्लोप ऐसे रहेगा। P लो या तो V लो इधर, तो PV क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। P लेने पर PV कांस्टेंट आएगा, V लेने पर भी, मैं P लेके दिखाया था। अच्छा अभी V ले लो। अच्छा ये वॉल्यूम में, अच्छा ये वाला PV था। अच्छा अभी वॉल्यूम हम लोग बढ़ा दिए, वॉल्यूम बढ़ा देने से PV नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम जैसे ही बढ़ाएंगे प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा और PV उतना ही रहेगा। तो इसको अगर ज्वाइन कर देंगे ये स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू V। तो ये हम लोग भी देख चुके हैं, P वर्सेस PV और V वर्सेस PV स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू P एक्सिस और V एक्सिस होगा। ठीक है, तो अब तुम लोगों के लिए कुछ टास्क दे रहा हूं, इसको बना के आप जाओ, नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करेंगे। अगर इसको अगर कर दोगे तो मैं समझ लूंगा कि तुम लोगों को ग्राफ समझ में आ गया है और नेक्स्ट क्लास में आसानी से कर सकते हो। नाउ ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन P बाई V वर्सेस 1/V स्क्वायर, P बाई V वर्सेस 1/V, सब रिलेटेड है, एक अगर कोई कर लेगा तो सब बाकी सब वैसे ही टाइप का कर सकते हो। P बाई V वर्सेस V स्क्वायर, और एक करो ये जो 1/V स्क्वायर वर्सेस P जो है, ये जेई मेन में पूछा था एक बार, जेई मेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, वही इसे ही पूछा था। तो ये 1 2 3 4 ये 4 ग्राफ ड्रॉ करो, और मैं एक्सिस बता दे रहा हूँ। ये जो सब लेफ्ट साइड में जिसको सब देख रहे हो ना, इसको सबको y एक्सिस में रखो, नहीं तो फिर स्लोप इंटरसेप्ट बदल जाएगा ना। तुम इसको x में रख दोगे, मैं इसको y में रख दूंगा, तो स्लोप इंटरसेप्ट बदल जाएगा। इसीलिए ये सब लोग इसको y एक्सिस में रखना, लेफ्ट साइड वेरिएबल, और जो राइट साइड वेरिएबल सब है इसको सब तुम लोग x एक्सिस में रखना। ड्रॉ कर दो, काफी प्रैक्टिस हो जाएगा, ये 4 ठो ग्राफ भी बहुत आइडिया दे देगा। वही इक्वेशन में कन्वर्ट कराओ, पहले क्या इक्वेशन आ रहा है देखो, कौन सा एक्सिस में ले रहे हो उसको पहले असाइन करो, एक्सिस असाइन करो। हाँ, मास टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर प्रेशर वॉल्यूम रिलेटेड ग्राफ पूछा है, मतलब सिंपली बॉयल्स लॉ, और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ ही होगा, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के पूछा है, मतलब इक्वेशन हो जाएगा P इक्वल टू कांस्टेंट, इसी से ही सारे ग्राफ सॉल्व हो जाएंगे।
तो बना होगा। अच्छा चलो, पहला ग्राफ बनाने में शायद दिक्कत हो रहा होगा, मैं पहला ग्राफ तुम लोगों को बता देता हूँ, बाकी सब तुम लोग कर। तो पी बाई वी को मैं वाई एक्सिस में रखा और 1/v² को मैं एक्स एक्सिस में रखा, क्योंकि दिया है लेफ्ट साइड को वाई एक्सिस में रखो, ठीक है। तो कहां से डिराइव होगा? बॉयल्स लॉ से डिराइव होगा। मास टेम्परेचर कांस्टेंट है, पीवी का ग्राफ, तो बॉयल्स लॉ इक्वेशन लिख दो, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा मुझे इधर क्या चाहिए ना, पी बाई वी चाहिए, तो एक काम करो, लेफ्ट राइट साइड में v² डिवाइड कर दो, कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम कट गया इधर, तो पी बाई वी क्या आ जाएगा अभी, के बाई v², के इंटू 1/v² आ जाएगा। पी बाई वी को मैं कौन सा एक्सिस में लिया हूं, वाई। 1/v² को मैंने कौन सा एक्सिस में लिया हूं ना, एक्स। अब वाई एक्स को पुट करो, तो पी बाई का पी बाई वी का जगह में डाल दिया वाई के, 1/v² को मैं लिया हूं एक्स, तो y इज इक्वल टू के एक्स हो गया, मतलब y इज इक्वल टू mx, मीन्स इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा बाकी तुम लोग बनो, पूरा रिलेटेड है। नेक्स्ट वाला ऐसा ही, नेक्स्ट वाला पी वाई वर्सेस वर्सेस। अच्छा पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा आगे, बहुत सारा ग्राफ करना पड़ेगा। चलो तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि समझ में आ गया। सेकंड वाला ड्रॉ करो, पी वाई वी को कौन सा एक्सिस, अब पहले एक्सिस असाइन करो, तो पी वाई वी वाई एक्सिस, 1/v को कौन सा एक्सिस में, एक्स एक्सिस में ले रहा हूं मैं। अच्छा कौन सा इक्वेशन से डिराइव होगा ना, बॉयल्स लॉ से, मतलब पीबी इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन तो इधर पी बाई वी ले लिया, इधर 1/v ले लिया, वाई एक्सिस में पी बाई वी को प्लॉट किया, एक्स एक्सिस में 1/v को प्लॉट किया। अच्छा देखते हैं अभी कौन सा इक्वेशन, क्या रिलेशनशिप है दोनों का बीच में आ रहा है, सो दैट वी कैन ड्रॉ ए ग्राफ। तो पीबी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ से ले लिया क्योंकि ये पीबी का ग्राफ है। अच्छा मुझे पी बाई वी चाहिए, तो v² डिवाइड करो, तो ये क्या हो गया ना, पी बाई वी इज इक्वल टू के इंटू 1/v² हो गया। अच्छा पी बाई वी को मैं क्या लिया हूं ना, वाई इज इक्वल टू के, 1/v को मैं लिया हूं एक्स, तो 1/v² कितना हो जाएगा ना, x² हो जाएगा, और क्या 1/v को मैं x लिया था, तो 1/v² हमें चाहिए, तो x² हो जाएगा। ये देखो आ गया इक्वेशन कौन सा फॉर्म में, y इज इक्वल टू के x² मीन्स इट विल बी ए व्हाट, पैराबोला। जी बाकी दो तो कैलकुलेट कर दो। एग्जैक्टली सेम है, पहले कौन सा एक्सिस में लिए हो वो वेरिएबल को असाइन करो, क्या रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करो, फिर मिल जाएगा, पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है ना, पी बाई वी वर्सेस v², वाई एक्सिस में लिया, इसको एक्स एक्सिस में लिया, पी बाई वी वर्सेस v²। अच्छा तो पी वाई कौन सा एक्सिस में लिया पहले दे दो इसको, पी वाई वी को वाई में लिया, v² को मैंने एक्स एक्सिस में लिया। अच्छा अब देखेंगे ये दोनों का बीच में रिलेशनशिप क्या है, कैसे मिलेगा ना, बॉयल्स लॉ में जाना पड़ेगा, पीवी का ग्राफ पूछा है, तो बॉयल्स लॉ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मुझे चाहिए इधर पी बाई वी चाहिए, तो मतलब v² को डिवाइड करो लेफ्ट राइट साइड में,
तो ये आ गया p by v इधर आ गया इज इक्वल टू y(x square) is equal to k. तो p by v हो जाएगा k इंटू 1 by v स्क्वायर। p by v को मैं y लिया k, v स्क्वायर को x लिया तो मतलब ये हो जाएगा 1 by x। v स्क्वायर को x लिया नॉट 1 by v स्क्वायर को, v स्क्वायर x है तो ये 1 by x हो जाएगा। मींस दिस विल बी मल्टीप्लाई कर दो इधर x को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा xy इज इक्वल टू कांस्टेंट। xy इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो कितना टिपिकल लग रहा है कि नहीं ये ग्राफ, लग रहा है यार कैसे मिलेगा, ये तो p by v वर्सेस v स्क्वायर कहां से आ गया, नहीं कुछ नहीं है, ये देखो ऐसे ही आ जाए, खाली तुम इसको प्रॉपर एक्सिस दो और जो लॉ है उसको ठीक से लिखो, फिर इसको रीअरेंज करके पहुंच जाओ, देखना कौन सा कोई इक्वेशन तुम्हें मिल ही जाएगा। कोई ना कोई इक्वेशन अगर नहीं मिलेगा तुम्हें ग्राफ क्यों पूछेगा, तुम्हें तो ऐसा नहीं पूछेगा कि एक एक पॉइंट लेके इधर ग्राफ पेपर में डाल के उसको जोड़ो, ऐसा तो नहीं है, तो तुम्हें इक्वेशन चाहिए। और लास्ट वाला वन बाई बी स्क्वायर को वाई एक्सिस में लिया था ना, अब ग्राफ है 1 बाई बी स्क्वायर वर्सेस पी, तो जो भी है पी वर्सेस बी रिलेटेड मीन्स वो तो बॉयल्स लॉ से आएगा। अच्छा तो पहले मैं एक्सिस ले लेता हूँ, 1 बाई बी स्क्वायर को वाई एक्सिस में लिया, पी को मैं एक्स एक्सिस में लिया, क्लियरली लिख दिया इसको। अच्छा अब मुझे दोनों में रिलेशनशिप चाहिए, डायरेक्ट तो कुछ रिलेशनशिप नहीं है, इनडायरेक्टली मिल सकता है। पी वर्सेस बी मतलब बॉयल्स लॉ से शुरू होगा, तो बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए है मदर इक्वेशन, इससे ही जो कुछ भी तुम डिराइव करोगे इससे ही कर सकते हो। तो 1 बाई बी स्क्वायर चाहिए, क्या काम करो, तो P इज इक्वल टू के बाई बी कर दो, बी को इस साइड ले लो। अच्छा अभी इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देने से क्या हो जाएगा ना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा P को मैं क्या लिया हूं ना x, तो मतलब है एक्स स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट का स्क्वायर जो है वो और एक कांस्टेंट हो जाएगा, और क्या 1 बाई बी स्क्वायर को मैं y लिया तो इधर 1 बाई बी के स्क्वायर इंटू 1 बाई बी स्क्वायर है, तो 1 बाई बी स्क्वायर y हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के डैश वाई। अच्छा के डैश को इधर ले आएंगे तो y क्या हो जाएगा ना, 1 बाई के डैश इंटू एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई के डैश रेसिप्रोकल ऑफ ए कांस्टेंट विल बी अनदर कांस्टेंट, और क्या, तो y इज इक्वल टू के डबल डैश एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन रेसिप्रोकल ऑफ ए कांस्टेंट मस्ट आल्सो बी ए कांस्टेंट, तो मतलब है कौन सा फॉर्म में आया, सीधी सी बात है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर फॉर्म में आया, मींस इट विल बी अगेन बी ए पैराबोला। ठीक है, तो चलो खैर नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तक ये जो हो गया ना इसको देख लो थोड़ा, जी सर। प्रैक्टिस करो जाके थोड़ा, आज वही ग्राफ रिलेटेड चार्ल्स लॉ या आगे दो तीन लॉ थोड़ा पढ़ लो, स्टार्ट देखो पढ़ के, तो ग्राफ जो है बहुत, चार्ल्स लॉ में भी दुनिया भर का ग्राफ आएगा, v वर्सेस स्मॉल टी, v वर्सेस कैपिटल टी, log v वर्सेस log t, v वर्सेस 1 बाई टी, सब आएगा, तो सबको ट्राई करो, आज जाके देखो हो जा रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ग्राफ देखो हो जा रहा है कि नहीं, कोई रैंडमली कहीं पे किताब में ग्राफ अगर पूछा गया है कहीं पे उसको देखो तो कर पा रहे हो कि नहीं, मेथड यही है बताया, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो खाली मेथड सीख लेने से कोई स्कोर नहीं कर पाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू सर।